हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे लीज अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जब मैंने आपके साथ लीज का चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है लीज का वो दो टाइप्स के होता है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज क्या होता है ये ऑलरेडी मैं थ्योरी पोर्शन में कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हम इसके जर्नल एंट्रीज और अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ इस वीडियो में फाइनेंस लीज डिस्कस करूंगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग लीज को स्टार्ट करेंगे। पहली बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। तो देखिए, जो लेसी होता है वो अपनी बुक्स में इस फाइनेंस लीज की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको किस तरीके से पास करेगा। तो सबसे पहले जब भी वो एसेट को एक्वायर करता है फाइनेंस लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म का यहाँ पे एक रूल लगता है कि जब भी आप किसी एसेट को फाइनेंस लीज के अंडर परचेज करते हैं तो एक तरीके से माना जाता है कि जो इंटेंशन है लेसी का वो उस एसेट को परचेज करना ही है, क्योंकि लेसी ने क्या किया है कि कम से कम 75% की जो एसेट की लाइफ है वो उसको यूज कर रहा है। अगर मैं एक मोबाइल फ़ोन की बात करूं तो मोबाइल फ़ोन ज़्यादातर 2-3 साल 4 साल तक अच्छा चलता है। तो अगर आपने किसी मोबाइल फ़ोन को लीज पे एक्वायर किया और आपने बोला मैं 3 साल के लिए उस फ़ोन को यूज़ करूंगा लीज पर, तो इसका मतलब क्या है कि जो एसेट की लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ, वो तो ज़्यादातर आपने यूज़ करी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपने उसको परचेज ही किया है। तो हम अपनी बुक्स में उसको एज अ रेंट नहीं दिखाते कि हमने किसी एसेट को रेंट पे एक्वायर किया है। फाइनेंस लीज के अंदर हम उसे ऐसे दिखाते हैं कि हमने उस एसेट को परचेज किया है ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो यहाँ पे जब हम एसेट को परचेज करेंगे तो हम अपनी बुक्स में एंट्री कर देंगे सबसे पहला एसेट अंडर लीज अकाउंट, क्योंकि हमें बताना है कि हमने एसेट को लीज में लिया है। तो इसलिए एसेट अकाउंट नहीं लिखेंगे, एसेट अंडर लीज अकाउंट लिखेंगे, डेबिट। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, जिस भी पर्सन से हमने लीज पे लिया है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एसेट अंडर लीज अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट। अब बात आती है कि इसको डेबिट या क्रेडिट कौन से अमाउंट से करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो इसको डेबिट एंड क्रेडिट का रूल है वो ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट या फिर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, इन दोनों में से जो भी चीज लोअर होगी आपने उस पर रिकॉर्ड करना है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। तो जो भी हम टोटल लीज पेमेंट करते हैं उस लीज पेमेंट का अगर मैं वैल्यू निकालूं आज के टर्म्स में कितनी बनती है तो वो होता है प्रेजेंट वैल्यू। जैसे कि आपने बोला कि आप हर महीने 80 हज़ार रुपए पे करेंगे, हर साल आप 80 हज़ार रुपए पे करेंगे 5 सालों के लिए। तो 80 हज़ार एक साल में, 80 हज़ार 2 साल में, 80 हज़ार 3 साल में, 80 हज़ार 4 साल में और 5 साल में। इन 5 साल में इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, उन सबका जब टोटल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। दिस इज अ मिनिमम लीज पेमेंट दैट यू आर मेकिंग। तो इन लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे और उसका टोटल जो आएगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर आप देखोगे कि जो एसेट मैंने एक्वायर किया है लीज अग्रीमेंट के थ्रू उसका फेयर वैल्यू मार्केट में क्या है, उसका फेयर वैल्यू से कंपेयर करोगे और इन दोनों अमाउंट में से जो अमाउंट लोअर होगा उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे, लोअर ऑफ द टू। तो दोनों में से जो भी लोअर होगा उसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये अमाउंट आया 1,05,000 रुपीज और ये अमाउंट आया 1 लाख रुपीज। तो दोनों में से कम कौन सा है? 1 लाख है। तो यहाँ पे जो एंट्री डेबिट होगी वो किससे होगी? 1 लाख रुपीज से होगी। तो हम कहेंगे कि आपने एसेट को एक्वायर किया है फॉर 1 लाख रुपीज। सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री कि हमने एसेट एक्वायर किया लीज के थ्रू और हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई 1 लाख रुपीज की, क्योंकि जो दोनों में से मिनिमम है आप उसे यहाँ पे लिख देंगे। और ये जो कैलकुलेशंस है आप इसे जर्नल एंट्रीज के बाद करके दिखाना कि जर्नल एंट्रीज पास होने के बाद आपका कैलकुलेशन कैसे किया। अब आती है सेकेंड एंट्री की बात। अब देखिए, अगर कोई डायरेक्ट कॉस्ट आपने इनकर किया है लीज के थ्रू, फॉर एग्जांपल आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाए हैं कोई एसेट को एक्वायर करके इंस्टॉल कराने के लिए, या फिर आपने उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया है, कैरेज इनवर्ड है, तो किसी भी तरीके का आपका कोई भी तरीके का डायरेक्ट कॉस्ट है जो कि आपने बिगिनिंग में पे किया है, तो वो भी हमारे एक तरीके से कैपिटल की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। वो भी एक तरीके से कैपिटलाइज हम करते हैं, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमने एसेट अंडर लीज अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मान लेते हैं कि मैंने 10,000 रुपये और स्पेंड करे थे एसेट को इंस्टॉल कराने के लिए, या फिर उसके ऊपर कोई भी डिलीवरी चार्जेस मैंने पे किया है, या कुछ भी मैंने कोई इंटरेस्ट पे पैसा लिया था तो उसका इंटरेस्ट मैं पे कर रही हूँ, तो दैट ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो वो भी कॉस्ट का पार्ट होता है। तो 10,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि मैंने बैंक से पेमेंट किया होगा तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सो दीज आर द 2 एंट्रीज। अब एसेट मेरे पास आ चुकी है। अब देखिए, ये तो हो गया बिगिनिंग पर।
तो जब मैंने लीज कॉन्ट्रैक्ट किया है तो बिगिनिंग में मेरे पास ये एंट्री होगी। अब पूरे साल तो मैं कोई एंट्री नहीं करूंगी। अब जब ईयर एंड हो जाएगा तो ईयर एंड पे वो मुझसे क्या मांगेगा, सबसे पहले वो मुझसे कहेगा कि मैम मेरी इंस्टॉलमेंट पे कर दो, आपने लीज पे सामान खरीदा है तो मेरे लीज रेंटल्स पे कर दो। मैं कहूँगी ठीक है सर, मैं आपके लीज रेंटल्स को पे कर देती हूँ। तो लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैं पेमेंट कर रही होंगी। तो जैसे मैंने बोला कि जो भी हमारी पेमेंट है, जैसे मैंने बोला कि मैंने उसे 80,000 की पेमेंट करनी है, तो पहली इंस्टॉलमेंट 80,000 रुपीज़ की जाएगी। पहला जो लीज रेंटल होगा दैट इज 80,000 रुपीज़। अब ये जो मैं रेंटल पेमेंट उसको पे कर रही हूँ लेसर को, इसके अंदर मेरे दो चीज़ें इंक्लूड है। क्या क्या इंक्लूड है? पहली चीज़ जो एसेट की कॉस्ट है उसकी कॉस्ट इंक्लूड होगी, और दूसरा एक होगा फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब जैसे उसने बोला कि मैम आपको अगर एसेट परचेज करना है तो आप मुझसे कैश पे परचेज कर लो। कितने का परचेज कर लो? फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज़ की मुझसे एसेट परचेज कर लो। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है 2 लाख रुपीज़, आप मुझे काम करो लीज पे दिलवा दो। तो उसने बोला लीज पे अगर आपको चाहिए तो ये एसेट आपको 2,20,000 रुपीज़ की पड़ेगी। तो यहाँ पे फाइनेंस चार्जेस भी तो इंक्लूड हो गए ना 20,000 के। तो 20,000 का क्या है? ये मेरी एसेट की तो कॉस्ट नहीं है, एसेट की तो कॉस्ट ये वाली है। बाकी जो मुझसे एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है वो किसका किया जा रहा है? इंटरेस्ट का। तो 20,000 रुपीज़ इज अ इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इस इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ये मैंने मान लीजिए 5 साल का अगर लीज पे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये 20,000 रुपये मुझे हर 5 सालों के लिए देना है। तो 20,000 रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स है, नॉट फॉर 1 ईयर। तो मुझे हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो अपना डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फाइनेंस कॉस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है, ये हमारे P&L में जाता है। आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग उसे डेबिट साइड पे दिखाते हैं जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है। तो मुझे इस लीज में से हटाना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कितना था। तो यहां पे हम एक एंट्री कर देंगे, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। अब लेसर को मुझे 5,000 और भी तो देना होगा ना, जो भी इंटरेस्ट मुझे पे करना है, फाइनेंस चार्जेस को पे करना है उसके लिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने 20,000 था तो मैं इसको 4,000 रुपीज़ पे कर रही हूँ एज एन इंटरेस्ट। तो पहले तो मैंने उसको इंस्टॉलमेंट पे करी, दूसरा मैं उसको इंटरेस्ट भी पे करूँगी इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगता है। 5th एंट्री हो जाएगी हमारे पास किसकी? ये मैंने पे नहीं किया, ये मैंने ड्यू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंस चार्जेस को मैंने ड्यू किया, और ये जो 80,000 है इसी के अंदर मेरा 4,000 भी इंक्लूड है, क्योंकि जो उसने इंस्टॉलमेंट बनाई होंगी, जो उसने लीज रेंटल्स बनाई है, इसके अंदर भी तो उसने इंटरेस्ट चार्ज करके मुझसे लिया होगा। तो ऑलरेडी इसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इंटरेस्ट को ड्यू करके दिखाया है। तो आप एंट्रीज को आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट अगर आप JR मोंगा देखेंगे तो उसमें पहले ये वाली एंट्री है, बाद में ये वाली एंट्री है। अदरवाइज आप पहले इसको लिख सकते हैं कि पहले आपने इंटरेस्ट को ड्यू किया और फिर आपने उसको पेमेंट कर दिया, लीज रेंटल भी और आपने इंटरेस्ट भी। 5th एंट्री हो जाएगी हमारे पास डेप्रिसिएशन की। अब देखो लेसर को तो हमने पेमेंट कर दिया, अब बारी आती है कि डेप्रिसिएशन। जो मैंने एसेट परचेज किया है, अगर मैं उसको अपनी एसेट ही दिखा रही हूँ तो मैं उस पर डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करूंगी। तो हम लोग क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा? एसेट क्रेडिट हो जाती है। तो एसेट का नाम क्या है? एसेट अंडर लीज अकाउंट। तो एसेट अंडर लीज अकाउंट, तो जो भी आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा उससे आप एसेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो एसेट की कॉस्ट से आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और जो इसमें लास्ट एंट्री होगी 6th एंट्री, दैट विल बी द ट्रांसफरिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टू द P&L। तो जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, आपको पता है वो ईयर एंड पे हमें उन्हें क्लोज करना होता है, तो ये दोनों अकाउंट जो हमने ओपन किए हैं हम इन्हें क्लोज कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्ज एंड टू डेप्रिसिएशन। तो दोनों जहाँ पे जो भी अमाउंट है वो हम ट्रांसफर कर देंगे टू द P&L अकाउंट। सो दीज आर द 6 एंट्रीज दैट द लेसी हैज टू पास, द लेसी हैज टू रिकॉर्ड